रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे आप मई 2026 में अपना प्रीलिम्स निकले जा रहे हो या फिर आने वाले समय में एक यूपीएससी क्लियर करने का सपना लेके बैठे हो। तमिलनाडु में 9 पुलिस वालों को, 9 पुलिसमैन को कस्टोडियल डेथ की वजह से डेथ सेंटेंस सुना दिया गया है बाय अ मदुरई ट्रायल कोर्ट। और इस वजह से कस्टोडियल डेथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए, चाहे वो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस हो, चाहे वो पीएसआईआर ऑप्शनल हो, चाहे वो पबेड का ऑप्शनल हो, और इवेंचुअली एसए वाला एस्पेक्ट जो है, और एथिकल एस्पेक्ट भी। तो आपको मल्टीपल फोल्ड्स में आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित त्यागी। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग कस्टोडियल डेथ इन इंडिया। क्यों हो रही है, कस्टोडियल डेथ होता क्या है, क्या क्या प्रोविजंस हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली से किस तरीके से देखा जा सकता है, इंटरनेशनल कोवेनेंट्स क्या क्या हैं जो कस्टोडियल डेथ से रिलेट करते हैं, और हमारी लॉ कमीशन ने ऐसी क्या क्या चीजें सजेस्ट की हैं, या बाकी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में हमें ऐसी क्या चीजें देखने को मिलती हैं जो कस्टोडियल डेथ जैसी चीज को बेटर कर सकती हैं, या फिर ऐसी अनहोनी को होने से रोक सकती हैं, या इस गवर्नेंस के इस धब्बे को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। विदाउट एनी फर्दर डिले, let's start with the lecture. Let's start with this video. The topic is custodial deaths in India. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा ध्यान से सुनना है आपको। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके बाद एक मेंस आंसर लिखने का ट्राई करना कस्टोडियल डेथ के ऊपर। एंड आई अश्योर यू, इस लेक्चर को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, यू विल बी प्रीटी क्लियर कि आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। विल टॉक अबाउट फ्रॉम ऑल एंगल्स, हर एंगल से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि कस्टोडियल डेथ है क्या, डेफिनेशन क्या है कस्टोडियल डेथ की। देखो, 2 तरह की कस्टडी होती है, एक होती है पुलिस कस्टडी, एक होती है जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी मतलब जब आप पुलिस लॉकअप में बंद रहता है कोई इंसान। जुडिशियल कस्टडी जब जुडिशरी के जजमेंट के बाद किसी को कस्टडी में भेज दिया जाता है, वो पुलिस कस्टडी में नहीं होता है, वो लार्जर जेल में उसे शिफ्ट कर दिया जा रहा है, उसे हम जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं। जब इनमें से किसी भी तरह की कस्टडी में, या तो पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में, अगर किसी की डेथ हो जा रही है तो उसे हम कस्टोडियल डेथ बोलते हैं, राइट। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में हुई मौतों को, हुई डेथ्स को हम कस्टोडियल डेथ बोलते हैं। अब ये ट्रायल से बिफोर हो सकती है, ये ड्यूरिंग इंटेरोगेशन हो सकती है, या फिर ये आफ्टर कन्विक्शन भी हो सकती है। मतलब अभी किसी का ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, अभी बोलते हैं ना इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो हो सकता है वो उस वाली इनोसेंट वाली स्टेज में हो, इंटेरोगेशन के टाइम पे किसी को मार दिया जाए, दैट्स द सेकंड स्टेज, या फिर किसी को कन्विक्शन हो गया है और उसको जुडिशियल कस्टडी में किसी की डेथ हो जा रही है। इन सबको ही हम कस्टोडियल डेथ मानेंगे। अब ऐसा हो क्यों सकता है? डायरेक्ट टॉर्चर, पुलिस टॉर्चर की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाए, एक्सट्रीम नेग्लिजियंस, अगर किसी की हालत खराब है, किसी की तबियत खराब है, उसे आप मेडिकल एड नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हो नेग्लिजियंस की वजह से या जानबूझकर, और सीधा सीधा कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस अगर ऐसे लगते हैं जुडिशरी को कि हाँ यार ये दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज नॉट नॉर्मल, उसको भी हम एक मेजर प्राइमरी रीजन मान सकते हैं कस्टोडियल डेथ का। अब ये न्यूज में किस लिए है? जैसे मैंने तुमने बताया कि रिसेंटली एक न्यूज आपने भी सुनी होगी जिसमें जो हेड कांस्टेबल रेवती है उनका नाम सामने आया है। उनके फाइनल बयान से, उनकी गवाही की वजह से ये पता चल पाया कि मदुरई के अंदर 9 पुलिस वालों ने एक बाप और एक बेटे को इतनी बेरहमी से मारा कि उन्हें मार दिया गया। यह कोविड के टाइम का इशू है। पहले फादर को अरेस्ट किया गया, जब उनका बेटा पुलिस स्टेशन जाता है अपने पिताजी को छुड़वाने तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है और दोनों को इतना मारा जाता है कि वो दोनों बेचारे मर जाते हैं। फाइनली बेटर लेट देन नेवर, ये जजमेंट आया है। उन 9 पुलिस वालों को डेथ सेंटेंस सुनाई है ट्रायल कोर्ट ने। ऑल्दो ये हायर कोर्ट में जाएगा तो डेफिनेटली डेथ सेंटेंस तो नहीं होगी, जैसा हमारा सिस्टम है, जिस तरीके से चीजें रन होती आई हैं। लेकिन हाँ, अकाउंटेबिलिटी की तरफ एक मैं कदम तो बोल सकता हूं कि बेटर गवर्नेंस की तरफ ये कदम तो है कि एटलीस्ट उन कल्प्रिट्स को रिकॉग्नाइज तो किया गया, उनको सजा तो सुनाई गई। तो बोलते हैं कि भाई भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं, पर ये कितना देर है ये विद टाइम हमें पता चलेगा। अब मदुरई ट्रायल कोर्ट ने इनको 9 तमिलनाडु पुलिसमैन को डेथ सेंटेंस सुनाया है, और ये रेयर इंस्टेंस है इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी को लेकर, अगर स्पेसिफिकली कस्टोडियल डेथ की बात की जाए तो। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हिस्ट्री देखी जाए कस्टोडियल डेथ की इंडिया में, तो मैं पूरा आजादी से लेकर तो बात नहीं चलूंगा, लेकिन आपको पता है इंडिया इज द ओनली कंट्री
जहां पुलिस को देख के सिक्योरिटी से जाके ज्यादा इनसिक्योरिटी फील हो जाती है लोगों को। मतलब अगर आपके आमने सामने पुलिस आ जाए तो आप सिक्योरिटी फील नहीं करोगे, आप डर जाओगे कि अरे भाई यार ये मेरे साथ ही कुछ ना कर दे, मेरा ही कोई चालान ना काट दे, मेरे से ही कुछ पूछना शुरू ना कर दे, एज इफ आपने कुछ गलत कर दिया हो। ये ऐसी इमेज है। मतलब हमारे यहाँ फ्रेंडली पुलिसिंग वाला कंसेप्ट अभी तक नहीं आया है। ऐसा क्यों हुआ है? देखो, हम वही घिसा पिटा वही पुलिसिंग सिस्टम कैरी कर रहे हैं जो ब्रिटिश पीरियड में रन करता था। अब 1947 के बाद हम एक वेलफेयर स्टेट बन गए, लेकिन 1947 से पहले ब्रिटिशर्स को वेलफेयर से थोड़ी लेना देना था इंडियन पब्लिक की। तब हम एक पुलिस स्टेट थे, उनका मेन काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इंडिविजुअल की राइट से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। अब जब आप एक पुलिस स्टेट के कंसेप्ट को ही कैरी करते रहोगे इवन इन अ वेलफेयर स्टेट, तो आप सिटीजन्स और पुलिस के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और वही चीज हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस भी देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि अगर देखा जाए टोटल कस्टोडियल डेथ जो 2016 से लेकर 2021 के बीच में देखने को मिल रही है, 2016 से लेकर 2021, इन 5 सालों में लगभग 11,656 कस्टोडियल डेथ के केसेस सामने आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, दैट इज अराउंड 2630 डेथ। मतलब 2630 लोग पुलिस या जुडिशियल कस्टडी में मरे हैं इन उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। और अगर तमिलनाडु की बात की जाए, जिसकी वजह से ये कस्टोडियल डेथ वापस से इशू राइज हुआ है, सदर्न स्टेट्स के अंदर जितने भी हमारे पेनिनसुलर स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ के मामले आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलते हैं। ये हाईएस्ट वॉल्यूम है अमंग द सदर्न स्टेट्स। लेकिन एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी होगी कि जब मैं कस्टोडियल डेथ की बात करता हूं तो जरूरी नहीं है हमेशा कि ये कस्टोडियल डेथ पुलिस एक्सेस की वजह से ही हुई हो। कभी कभी नेचुरली भी किसी की तबीयत खराब होने की वजह से डेथ हो जाती है, तो वो सारा डेटा इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये केवल पुलिस एक्सेस या पुलिस टॉर्चर की वजह से डेथ नहीं है, लेकिन स्टिल दिस इज अ लार्ज नंबर। इससे यह भी पता चलता है कि हमारे प्रिजनर्स की कंडीशंस बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। प्रिजनर्स की जो राइट्स हैं, जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये नंबर उसको चीख चीख कर बता रहा है। सॉरी। तो ये नंबर इज गुड इनफ आपको ये बताने के लिए कि ये मैटर कितना सीरियस है गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से। और जीएस पेपर 2 में अब ये न्यूज में है, तो देयर इज हाई चांस, एथिक्स में देयर इज हाई चांस कि आपको इससे रिलेटेड कोई केस स्टडी या जीएस 2 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए, अलॉन्ग विद फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम द ऑप्शनल बैकग्राउंड ऑफ पीएसआईआर एंड पबेट, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। अगेन मूविंग ऑन, हमें यह देखना है कि लॉ क्या बोलता है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो क्या बोलती हैं। देखो, सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को यह बोला गया है किसी भी इंसान को उतना ही पनिश किया जाएगा जितना लॉ ने प्रेस्क्राइब किया है। मतलब लॉ से, रूल ऑफ लॉ बेसिकली, जो हम रूल ऑफ लॉ एबीडाइसी का रूल ऑफ लॉ है उसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो नो पर्सन शैल बी पनिश्ड बियॉन्ड व्हाट इज स्ट्रिक्टली प्रेस्क्राइब्ड इन लॉ। जितना लॉ बोल रहा है, जितना कानून बोल रहा है, उससे ज्यादा किसी को पनिश नहीं किया जा सकता। दूसरा आर्टिकल 20 क्लॉज 3 और जो एविडेंस एक्ट है हमारे पास, इसमें हमें आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में सीधे सीधे बोला गया है सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। आप अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। ये प्योरली आर्टिकल 20 में मेंशन्ड है। यहां तक कि इंडियन एविडेंस एक्ट में यह भी मेंशन्ड है कि अगर किसी को कोई कन्फेशन जो है वो स्ट्रेस के फॉर्म में लिया गया है या प्रेशर के फॉर्म में लिया गया है किसी इंसान से, तो उसे कोर्ट में एडमिसेबल नहीं माना जाएगा। पहली चीज, एक तो खुद की दी हुई गवाही एडमिसेबल नहीं होगी। दूसरी चीज, स्ट्रेस में, टॉर्चर से, प्रेशर से अगर किसी से तुमने कोई बयान ले भी लिया है, कन्फेशन ले भी लिया है, तो उसे कोर्ट में एडमिसेबल नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, सीधे सीधे बोला गया है कि हर इंसान के पास राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी होती है, चाहे वो प्रिजनर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई कैदी ही क्यों नहीं है, उसके पास भी आर्टिकल 21 है, उसके पास भी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। ये है हमारी बेसिकली जो पिक्चर है जो हमें दिखाई गई है। लेकिन एक बार रियलिटी की तरफ देखते हैं, रियलिटी में क्या चल रहा है। आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल वायलेंस, मतलब लॉ से ऊपर हटके पुलिस वाले कन्फेशंस के लिए वायलेंस कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। फिजिकल पनिशमेंट्स आपको रूटीनली देखने को मिल जाते हैं जब तक फॉर्मल ट्रायल शुरू नहीं होता है। मतलब लोगों से बयान निकलवाने के लिए पुलिस वाले अक्सर वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं और यह बात सबको पता है।
फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री मूवीज में बड़ा एविडेंटली दिखाई जाती है ये चीज। और ऐसा है जब सबको पता है तो कोर्ट को भी पता है, लेकिन उस चीज के ऊपर उतना ज्यादा काम नहीं किया जा रहा जितना करना चाहिए। अब क्या बिल्कुल ही पुलिस वाले गलत हैं इस केस में? नहीं यार, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी बड़ी सोसाइटी में, इतनी कैओटिक सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यू कैन नॉट ऑलवेज गो बाय द बुक्स, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि यू मिसयूज दैट प्रोविजन। वो इस लेवल पे होना चाहिए जो चीजों को बेटर करे, इस वजह से नहीं कि आपके हाथ में पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो रियलिटी में आपको प्री ट्रायल वायलेंस काफी एविडेंटली देखने को मिल जाता है इंडिया के अंदर, इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर। दूसरी चीज, इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव्स। जैसा मैंने आपसे बताया, सेक्शन 25 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो कन्फेशन जो प्रेशर में लिया गया है, वायलेंस के तौर पर लिया गया है, उसे एडमिसेबल नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी मल्टीपल केसेस हमने ऐसे देखे हैं कि जहां वायलेंस यूज किया गया है फोर्स्ड कन्फेशन लेने के लिए, लेकिन कोर्ट्स ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव भी है। इंस्टीट्यूशन उस चीज को डिस्कार्ड ना करने की जगह उसे एक्सेप्ट कर ले रहा है, जिससे इन चीजों को बढ़ावा भी मिलता है। थर्ड चीज, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो सेफ्टी है, जो एसेंशियल मेडिकल एड है, वो जनरली प्रिजनर्स को, जिन लोगों को आपने सेल्स में रख रखा है, जिन लोगों को आपने जेल्स में रख रखा है, उन्हें डिनाई किया जाता है। मतलब आपकी बेसिक राइट, आपकी बेसिक मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी आपको डिनाई की जा सकती हैं, और काफी ज्यादा ये चीज देखने को भारत में मिलती है। तो ये वो है जो सपना हमें दिखाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ये रियलिटी है उन प्रिजनर्स की जो प्री ट्रायल पर भी हैं। मैं प्री ट्रायल बार बार क्यों बोल रहा हूं? मैं प्री ट्रायल बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक वो प्री ट्रायल में है तब तक वो इनोसेंट है। जुडिशरी ने उन्हें सजा नहीं सुनाई है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो आप किसी को, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं किया गया है, आप किसी को मार मार के उसको मार नहीं सकते, उसे जान से नहीं मार सकते। मतलब अगर उसने गलती की है या नहीं की है वो तो जो कोर्ट डिसाइड करेगी, पर उससे ज्यादा तो कल्प्रिट आप ही बन गए ना। आप भी क्राइम ही कर रहे हो, फिर आपको भी उसी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। आपके भी पैरों पर डंडे बजने चाहिए चीजें बोलने के लिए कि आपने क्यों किया ये सारी चीजें। तो कस्टोडियल डेथ एक मेजर इश्यू है, उसे उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता भारत में, लेकिन सीरियसली लिया जाना चाहिए। तो बेसिकली दिस वाज द पिक्चर जो हमें दिखाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, राइट्स के थ्रू, लेकिन ये हमारे देश की रियलिटी है। अब ऐसा हो क्यों रहा है? हमारा सिस्टम फेल क्यों हो रहा है यार? इतने अच्छे अच्छे लॉज हैं हमारे पास, इतने बड़े बड़े लीगल इल्यूमिनरीज हैं, जुडिशरी अपने आप को ऐसा मानती है कि उसको कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो जब जुडिशरी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता तो वो सो मोटो बेसिस पे काम करे यार, राइट? हम ये बोलते हैं जो पीआईएल हमारा शुरू हुआ था हुसैन आरा खातून केस से, बेसिकली जब हम कपिला हिंगोरानी की बात करते हैं जिन्हें हम मदर ऑफ पीआईएल बोलते हैं, वो 1979 में बिहार जेल में प्रिजनर्स की कंडीशन के ऊपर ही पीआईएल दायर की थी उन्होंने, जिसे पीएन भगवती ने एक्सेप्ट किया था। तो प्रिजनर्स की कंडीशन के ऊपर 50 साल से काम होता हुआ आ रहा है, लेकिन कस्टोडियल डेथ आज भी एक रियलिटी है। ये विडंबना है, ये आयरनी है इस देश की। दिस इज द सार्डोनिक रियलिटी ऑफ दिस कंट्री, राइट? तो हमारे पास ये देखना है कि हमारा सिस्टम फेल क्यों हो जा रहा है। सबसे पहले लीगल वैक्यूम। लीगल वैक्यूम इन द सेंस, सबसे पहली बात, जो एक यूएन का कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, ये 1997 का कन्वेंशन है जिसे हम बोलते हैं यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। इंडिया ने इसे साइन किया है लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। इसका मतलब इंडिया उसका सिग्नेटरी तो है, लेकिन इंडिया ने उसे रेटिफाई नहीं किया है। तो इंडिया इज नॉट बाउंड बाय यूएन कन्वेंशन यूएन कन्वेंशन ऑफ टॉर्चर या अगेंस्ट टॉर्चर। तो बेसिकली आप कहीं ना कहीं इंटरनेशनली ऑब्लाइज नहीं है। तो इंडिया को जल्दी से जल्दी यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर रेटिफाई करना चाहिए। इससे दूसरा फायदा यह भी होगा कि अगर हम यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर साइन करते हैं तो जो कुछ क्रिमिनल्स यहां से दूसरे देशों में भाग गए हैं तो उन्हें इजीली एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। जैसे विजय माल्या ने क्या बोला, भाई मुझे मत भेजो, मुझे मार देंगे, वहां की कंडीशंस खराब हैं। तो अगर मैं यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर साइन करता हूं तो एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलेगा, और जितने भी लोगों को हम एक्स्ट्राडाइट करना चाह रहे हैं, वापस लेके आना चाह रहे हैं वहां की जेलों से भारत की जेलों में, वो करना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। हमारे पुलिसिंग सिस्टम के अंदर पुलिसिंग ऑफिसर्स के ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगा तो कभी भी क्लीनली, ट्रांसपेरेंसी के साथ आप काम नहीं कर पाओगे। फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिलेगा ऐसे ऑफिसर्स जो इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, उनको शील्ड मिलेगी, उनको बचाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई मूवीज में देखा होगा, फॉर एग्जांपल जहां तक मैं याद कर पाऊं, जॉली LLB 2 में एक ऑफिसर थे जो एनकाउंटर कर देते थे बिना मतलब में, उनके ऊपर भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उनके ऊपर भी पॉलिटिकल शील्ड थे जिसकी वजह से उन्हें बचाया जा रहा था, राइट? तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी एक बहुत बड़ा मैटर है। प्रोसीजरल फ्लॉज, 1997 में केस हुआ था जिसे हम बोलते हैं DK बसु, 1997 का केस है। उसमें
सजेशंस दिए गए थे किस तरीके से कस्टोडियल डेथ को सीरियसली लेने की जरूरत है। ये सेम ईयर है जिस साल यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर आया था। उसी साल में हमने टॉर्चर कस्टोडियल डेथ को कंट्रोल करने के लिए, कस्टोडियल टॉर्चर को कम करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आया था, लेकिन उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। और अभी भी जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरीज होती हैं, मतलब अगर कोई कस्टोडियल डेथ हुई भी है या फिर कोई कस्टोडियल टॉर्चर हुआ भी है, उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी हो भी रही है, तो मैजिस्ट्रेट करते हैं, वो बहुत ज्यादा क्लीन ट्रांसपेरेंट नहीं होती और जुडिशरी को उसी पे रिलाई करना पड़ता है। डीके बसु ने डीके बसु केस में जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई थी उन्हें ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। दूसरी चीज मैंने वही आपसे अभी अभी बोला कि डेस्पाइट इंडियन एविडेंस एक्ट अब तक ये बोलता हुआ आया है कि आप प्रेशर या टॉर्चर से कन्फेशंस नहीं ले सकते, उसे इनएडमिसिबल माना जाएगा, लेकिन फिर भी उसे एडमिट किया जा रहा है। तो सिस्टम में आप सीधे लॉ ही फॉलो नहीं कर रहे तो उस चीज का तो लॉ बनाने का भी क्या फायदा होगा। वीक अकाउंटेबिलिटी, जितने भी अगर कोई कस्टोडियल डेथ होती है, कस्टोडियल टॉर्चर होता है, तो इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? पुलिस वालों का केस पुलिस वाले ही इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब पुलिस वालों का केस पुलिस वाले ही इन्वेस्टिगेट करेंगे तो भाई स्टाफ चल जाता है वहां, तो सेम डिपार्टमेंट है, तो उतना ज्यादा आपको अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जैसी वैल्यूज वहां देखने को नहीं मिलती हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हमें देखने को मिलता है जो बेसिकली मैं आगे आपको सॉल्यूशन की तरह बताऊंगा, वो प्रॉब्लम भी है कि प्रकाश सिंह जजमेंट जो 2006 का है सुप्रीम कोर्ट का, जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात करता है, उसमें क्लियरली बोला गया था कि लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को अलग अलग करो, जिससे इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट को डायरेक्टली अकाउंटेबल दिखाया जा सके कि भाई अगर गलती हुई है तो तुमसे हुई है, लॉ एंड ऑर्डर वालों से नहीं हुई है। तो दो ब्रांचेस जरूरी हैं पुलिस के अंदर जिससे चीजों को बेटर रन किया जा सके, लेकिन ऐसा हमें देखने को कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी की बात की थी, लेकिन वैसा भी कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। राइट, तो ये हमारे सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारा सिस्टम फेल होता हुआ दिखता है। मैं वापस बोल रहा हूं, सबसे पहले लीगल वैक्यूम जो हमने इंटरनेशनल कोवेनेंट साइन नहीं किया है। दूसरा, जो प्रोसीजरल फ्लॉज आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं, डीके बसु की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करना। तीसरा, इंस्टीट्यूशनल इंसेंटिव डिस्पाइट बीइंग क्लियरली मेंशन्ड इन इंडियन एविडेंस एक्ट दैट अंडर सेक्शन 25 दैट any confession under violence or torture would not be admissible in the court, despite that such confessions are being accepted by the court themselves। तो ये खुद में भी एक प्रॉब्लम है। वीक अकाउंटेबिलिटी, जो इन्वेस्टिगेशन होगा तो पुलिस डिपार्टमेंट खुद ही करेगा, तो वहां आपको अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करना भी गलत ही है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन है। और लास्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो खुद में ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से ऐसे ऑफिसर्स को, ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स को शील्ड मिल जाती है अगर वो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व भी दिख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क देखा जाए ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए, ह्यूमन राइट्स वाले एस्पेक्ट से, तो हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यूएन चार्टर 1949 में जब यूएन बना था और यूएन चार्टर लिखा गया था कि यूएन किस किस बेसिस पे काम करेगा, तो उसका एक काम सिंपल सा ये था, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। और किसी भी प्रिजनर को कस्टोडियल डेथ मिलना, किसी भी प्रिजनर के साथ कस्टोडियल टॉर्चर करना, दिस गोज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स। और यूएन का सबसे बड़ा काम है प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। वो कहीं ना कहीं उसके भी अगेंस्ट जा रहे हैं, यूएन के भी अगेंस्ट जा रहे हैं अगर हमारा गवर्नेंस सिस्टम ठीक नहीं होता है। दूसरा, 1948 का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसमें क्लियरली बोला गया है कि टॉर्चर को प्रोहिबिट किया जाएगा, और जब तक किसी को गिल्टी प्रूव नहीं किया जा रहा है तो एक प्रेज्यूम किया जाएगा कि भाई वो बंदा इनोसेंट है। और जब आप प्रेज्यूम कर रहे हो कि वो इनोसेंट है तो उसका आप टॉर्चर नहीं कर सकते। क्लियरली इसमें मेंशन्ड है, यूडीएचआर में मेंशन्ड आपको दिखता है 1948 में, और हम इसके सिग्नेटरी भी हैं और हमने ये रेटिफाई भी कर रखा है। तो चाहे हमने यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर साइन ना किया, रेटिफाई ना किया हो, लेकिन हम ह्यूमन राइट्स का तो हिस्सा हैं। और वो भी ये बोलते हैं कि जब तक किसी को गिल्टी नहीं बताया जा रहा तब तक आप उसे इनोसेंट ही मानोगे। अगर उसे गिल्टी बता भी दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट टॉर्चर कर दो, आप उसे उतनी ही सजा दोगे जितनी जुडिशरी ने बताई है। पुलिस अपने आप जज नहीं बन जाएगी, पुलिस खुद कोर्ट नहीं बन जाएगी। थर्ड इज यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स। बेसिकली ये सीधा यूरोपियन एस्पेक्ट से आता है। ये स्ट्रिक्ट एक्सेस टू जस्टिस मैकेनिज्म की बात करता है, ये प्रिजनर्स की डिग्निटी की बात करता है, प्रिजनर्स की ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है। इवन दो दे आर प्रिजनर्स, लेकिन वो भी इंसान है तो उन्हें भी इंसान की तरह ही ट्रीट करने की जरूरत है। 1966 में ये भी ह्यूमन राइट्स का ही एक पार्ट है। इसमें दो कोवेनेंट्स आए थे। बेसिकली वन वाज अबाउट 1966 के अंदर दो कोवेनेंट्स आए थे, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स एंड अनदर वन वाज इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तो जो हमारा सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वाला कोवेनेंट है 1966 का, ये भी क्लियर बोलता है कि आप किसी भी तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते
जुडिशियल पुलिस कस्टडी में या ऑफिशियल कस्टडी के अंदर किसी को मारा पीटा नहीं जा सकता। ये हमारा 1966 का इंटरनेशनल कोवेनेंट भी बोलता है। और सबसे लेटेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, डेफिनेटली इसे ध्यान से सुनना, जिसे हम बोलते हैं नेल्सन मंडेला रूल्स। आपको पता है नेल्सन मंडेला जी के साथ बहुत टॉर्चर हुआ था, अत्याचार हुआ था, 20-21 साल उन्हें जेल में रखा गया था एंटी अपार्थाइड मूवमेंट में साउथ अफ्रीका के अंदर। इसलिए इन रूल्स को जो नाम दिया गया है वो नेल्सन मंडेला जी के नाम पे दिया गया है। एक्चुअली इन रूल्स का नाम है यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स। ये यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स हैं किसके लिए? ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स डिप्राइव्ड ऑफ देयर लिबर्टी। मतलब ह्यूमेन ट्रीटमेंट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग प्रिजनर्स, जो जेल में बंद हैं, जो प्रिजनर्स हैं, जो गिल्टी डिक्लेयर कर दिए गए हैं वो भी, और जो अंडर ट्रायल हैं वो भी, आप सबको ह्यूमेन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे। तो ये हमारे पास 5-6 इंटरनेशनल एस्पेक्ट है। सबसे पहले इज यूएन चार्टर, देन वी हैव ह्यूमन राइट्स वाला पर्सपेक्टिव, देन यूरोपियन ह्यूमन राइट्स वाला एस्पेक्ट, देन इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स, एंड देन इवेंचुअली द नेल्सन मंडेला रूल्स। ये पांचों चीजें हैं। अगर आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो इन पांचों चीजों को अगर आप मेंशन करते हैं, इनमें से जो भी आपको याद रह जाता है वो आप मेंशन करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी फेचिंग मच मोर मार्क्स देन योर कॉम्पिटिटर्स, राइट। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना चाहिए यार? अगर प्रॉब्लम है सिस्टम के अंदर, सबको पता है, जुडिशरी को पता है, हमें पता है, पूरी मूवीज में दिखाया जा रहा है, पूरी सोसाइटी को पता है, इसलिए पुलिस से डर भी है। तो एक वेलफेयर स्टेट के अंदर ये पुलिस स्टेट वाला लॉजिक कब तक चलता रहेगा? इसे करेक्ट भी करना है। करेक्ट कैसे किया जाए? क्या कोशिश नहीं की गई? डेफिनेटली कोशिश की गई। क्या कोशिश की गई? सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो। कोशिश ये की गई कि जो लॉ कमीशन है हमारी, इसकी 69th रिपोर्ट आई थी और एक आई है अभी 273rd रिपोर्ट जो आई थी, उसमें क्लियरली बोला गया है कि जो कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट जो प्रोविजंस हैं हमारे देश में वो इनसफिशिएंट हैं, उन्हें बेहतर बनाना पड़ेगा। उनके लिए आपको बेटर लॉज बनाने पड़ेंगे, बेटर प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे, जिससे कस्टोडियल टॉर्चर या पुलिस टॉर्चर जैसी चीजों को रोका जा सके, कम किया जा सके, उसके ऊपर एक बेहतर रेगुलेशन किया जा सके, बेहतर सर्विलेंस की जा सके उसकी, राइट। लेकिन अब तक हमें कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिली है। दूसरी चीज, पुलिस रिस्ट्रक्चरिंग, जो मैंने अभी आपको बताया था, 2006 में प्रकाश सिंह जजमेंट आया था, जिसमें यह बोला गया था लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन को अलग किया जाए और एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए कि अगर मुझे पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है तब भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए। इन दोनों में से एक भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती आज की डेट में, जबकि इस बात को 20 साल हो चुके हैं इस जजमेंट को आए हुए। दूसरी चीज, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसपेरेंसी। 100% सीसीटीवी कवरेज होनी चाहिए हर इंटेरोगेशन रूम की। जहां भी इंटेरोगेशन चल रहा है वो केवल सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंडर ही चलना चाहिए, जिससे एक अकाउंटेबिलिटी रहे उस इंटेरोगेटिंग ऑफिसर की, वो अपनी मनमर्जी ना कर सके। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं उन्हें डिजिटल रिक्वायरमेंट्स भी बनानी चाहिए उन चीज की। कोशिश की जा रही है सीसीटीवी वाले एस्पेक्ट की, लेकिन अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं डेफिनेटली क्लेम कर सकता हूं ये चीज कि 100% सीसीटीवी इंटेरोगेशन रूम्स इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जुडिशियल वेलोसिटी बढ़ाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाओ। जब भी आपको कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल टॉर्चर के केसेस आते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक कोर्ट्स आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, जिससे पुलिस वालों को भी दिमाग में डर रहे कि यार मेरे लिए एक अलग से कोर्ट बैठी है, अगर मैंने कुछ गलत किया इन इनोसेंट इंडिविजुअल्स की, जो इनोसेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो इनोसेंट नहीं है मैं उनकी भी बात कर रहा हूं, पुलिस का काम नहीं है टॉर्चर करना, वो उनके अगेंस्ट वो चीजें ना करें जो लॉ अलाउ नहीं करता। तो उसके लिए भी आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की जरूरत है और स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज आपको इंपोज करने की जरूरत है, जिससे इन सारी चीजों को क्या किया जा सके, रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो दिस वुड बी व्हाट शुड बी डन, दिस कैन बी डन एज द वे फॉरवर्ड ऑफ योर आंसर फॉर द कस्टोडियल डेथ्स, राइट। अब सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि ये कस्टोडियल डेथ जो है ये केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एनोमलीज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैकुनाज नहीं है, ये आइसोलेटेड ट्रेजेडीज हैं भी नहीं है, ये पूरे हमारा सिस्टम के अंदर जो क्रिटिकल सिस्टमैटिक फेलियर है ना भारत के क्रिमिनल जस्टिस मशीनरी का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसे सुधारने का समय आ चुका है। देखो भाई 80 साल हो चुके हैं आजादी को, 80 साल हो चुके हैं पुलिस स्टेट से वेलफेयर स्टेट बने हुए। आप कितना भी बोल लो स्मार्ट पुलिसिंग, फ्रेंडली पुलिसिंग, लेकिन जब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी, जब तक पुलिस और सिटीजनरी के बीच में एक मेजर गैप रहेगा, जब तक पुलिस वालों से एक डर रहेगा, तब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी, राइट। तो इस चीज को करेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर है ये चीज? दिस वाज ऑल अबाउट कस्टोडियल डेथ। और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो डेफिनेटली कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर आप एक बेटर आंसर लिख पाओगे। उससे रिलेटेड अगर प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन भी आता है तो भी आप उसे बेटर तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। इस लेक्चर को अगर आप एक बार और देख सकते हो जब भी आप कस्टोडियल डेथ के बारे में जानना चाहो। दिस इज अ होलसम इन द सेंस के पूरे हर एंगल से मल्टीपल चीजों को हमने एनालाइज करने की कोशिश की है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स,
क्यों है वो प्रॉब्लम्स और उन्हें बेटर कैसे किया जा सकता है, इंटरनेशनल एस्पेक्ट क्या है उसका, लीगल एस्पेक्ट क्या है उसका, वो सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैं हूं सुमित त्यागी अगेन, वेलकम टू अर्थ नीति अगेन। और ऐसे ही लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं जो यूपीएससी रिलेटेड हैं, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।